हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बड़ी फिर से स्वागत है। आज से करीबन करीबन 19 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गैंगस्टर। हालांकि ये फिल्म जिस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई थी, जिस परिवार के द्वारा बनाई गई थी, उसके लिए मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भट्ट परिवार के बारे में। और उनके लिए मेरे मन में ज़्यादा इज्जत क्यों नहीं है, प्रेम क्यों नहीं है, उसके बारे में कई बार विस्तारपूर्वक बात कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने इस फैमिली के डार्क सीक्रेट्स आपके सामने विस्तारपूर्वक उनके बारे में विचार विमर्श किया है, डिस्कशन किया है, अपना ओपिनियन भी दिया है, आपका ओपिनियन भी मैंने जाना है। बट फिर भी मैं उनके द्वारा बनाई गई एक फिल्म का एग्जाम्पल इस वीडियो में देना चाहता था, गैंगस्टर मूवी का। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इस फिल्म की पटकथा से ज़्यादा अच्छे इसके गाने थे। स्पेशली एक गाना जो था या अली, ये वो गाना था जब रिलीज हुआ, इस फिल्म के रिलीज के साथ साथ जब ये गाना रिलीज हुआ तो पूरे भारतवर्ष में एक वायरल सॉन्ग था। ये गाना वायरल था और गाना वाला भी इंसान जो है वो भी वायरल हो चुका था, जिसका नाम था जुबीन गर्ग। ये वो गाना था जिसकी वजह से हिंदी बेल्ट के अंदर जुबीन गर्ग के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग उनको पहले से नहीं जानते थे, पर उनके रियल टैलेंट को, उनकी रियल कैपेसिटी को, उनके रियल पिच को लोगों ने महसूस किया। लोगों के दिल को उस गाने ने टच किया और लोगों ने अपने आप को जुबिन गर्ग से उसी तरह अटैच करना और इमोशनली कनेक्ट करना शुरू कर दिया जिस तरीके से असम के लोग कई वर्षों से करते आ रहे थे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कई वर्षों से करते आ रहे थे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि या अली गाने के बाद बॉलीवुड के काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स के द्वारा कई सारे गानों के लिए जुबिन गर्ग को अप्रोच किया गया। वहाँ पे लंबी लाइन लगी और इन्होंने कई लोगों के साथ काम किया भी, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक आगे बात करेंगे। पर जुबिन गर्ग बॉलीवुड के मोहताज नहीं थे या हिंदी बेल्ट में ज़्यादा नाम उनका नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जुबिन गर्ग ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी ऐसी भाषाओं में गाने गाए हैं जिसके एक शब्द का उच्चारण भी आप और मैं मिल के नहीं कर सकते, जिसके बारे में अगेन वीडियो में आगे बात करेंगे। वो कौन कौन सी भाषाएं थी। 38,000 से ज़्यादा गाने इस इंसान ने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस उसमें गा के लोगों के सामने प्रस्तुत किए, लोगों का मन मोहा। और यही वो रीजनिंग है कि स्पेसिफिकली आसाम की अगर मैं बात करूं, कि लोग इनको एक आइकन की तरह ट्रीट करते थे और करते हैं। लोग इनको एक सेलिब्रिटी नहीं मानते थे, लोग इनको अपने घर का एक हिस्सा मानते थे। इनका जो तरीका था उनके साथ इंटरेक्ट करने का, स्टेज के ऊपर भी चाहे लोगों को झड़प के ये कह देते हो कि तुम जो गाना गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हो वो मैं नहीं गाना चाहता, लोग उसको भी एक प्यार भरा कॉन्वर्सेशन समझते थे और ये सोचते थे कि बड़ा भाई इस समय उस गाने के मूड में नहीं है इसलिए मना कर रहा है, एंड आई एक्सेप्ट हिज वर्ड्स। ये वो इंसान है जो असम में लोगों के साथ चाय की टपरी पे बैठ के उनके साथ चाय पीता था। ये वो इंसान है जो असम के लोगों के साथ लोकल ठेकों पे जाके उनके साथ शराब पीता था। ये वो इंसान है जो यंगस्टर्स के साथ उसी तरीके से बिहेव करता था जैसे कोई एक फ्रेंड करता हो। सेलिब्रिटी वाला कोई भी टेंट्रम, कोई भी रूडनेस या कोई भी एटीट्यूड इनके अंदर मौजूद नहीं था, एटलीस्ट अपने फैंस के लिए, टू अ लार्जर एक्सटेंट। इक्का दुक्का कोई इंसिडेंट इधर उधर हुए हैं तो उसके बारे में बात करके आप जुबिन गर्ग को जज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप वो करने की कोशिश भी मत करना। अफसोस की बात लेकिन ये है कि ये जो प्यार, ये जो कमिटमेंट, ये जो पैशन और ये जो प्यार का सैलाब है, उसको देखने के लिए जुबिन गर्ग आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इनके पार्थिव शरीर को जब एयरपोर्ट से स्टेडियम तक लेके जाया गया तो 30 किलोमीटर तक सड़क पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। एक ऐसी भीड़, एक ऐसा उन्माद, एक ऐसा प्रचंड प्यार जो बहुत कम लोगों के लिए आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। ये वो जेनजी नहीं था जो अपने देश को तोड़ने पे या हिंसापूर्वक तख्ता पलट करने के लिए बाहर निकला था। ये वो जेनजी था जो अपने उस बड़े भाई को आखिरी सलाम करना चाहता था, जिसने इनकी ज़िंदगी में कई खुशनुमा मोमेंट्स की एंट्री कराई। एक ऐसे ऐसे गाने गाए जहाँ पे लोगों ने उन गानों को सुनकर अपनी आंखों से आंसू बहाए, लोगों ने अपना प्यार प्रकट किया, लोगों के टूटे हुए दिलों को इन गानों ने दोबारा जोड़ा। ये पावर थी जुबिन गर्ग की और यही वो रीज़न है कि 3 दिन का राजकीय शोक जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया इनके अंतिम संस्कार के बाद। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जुबिन गर्ग की अकस्मात मौत हुई कैसे, उसके पीछे के कारण क्या थे। इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे शायद आप मुझे गाली देने के लिए आमादा हो जाओगे और कहोगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, पर एक स्टेटमेंट मेरी नज़र में ऐसा आया है जो कंट्रोवर्शियल है और जो सही नहीं है।
जैसे मैंने कहा, जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो हो सकता है आप मुझे गालियां दें। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि खुले तौर से उस स्टेटमेंट के बारे में मेरा ओपिनियन समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही मुझे गाली देने की कोशिश करना। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गाली खाने लायक हूँ उस चीज़ के लिए, प्लीज़ गो अहेड एंड आई विल बाउ डाउन टू योर ओपिनियन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ किसी भी तरीके से किसी भी नेगेटिव कमेंट के ऊपर झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। जुबीन गर्ग के बारे में बात करते हुए इस वीडियो में मैं आपके सामने जुबीन गर्ग कौन थे, कौन हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे किस्से बताऊंगा उनकी ज़िंदगी के जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, जानने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जुबीन गर्ग की मौत एक अकस्मात मौत थी या फिर एक प्री प्लान्ड मर्डर। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये कहा गया है कि आप मौत को चकमा तो दे सकते हो, पर अगर उसने एक बार आपकी ज़िंदगी में अगर उसने एक बार दस्तक दी है, तो आप चकमा देने के बाद भी उससे ज़्यादा दिन तक पिंड नहीं छुड़ा सकते। और यही जुबिन गर्ग के साथ भी हुआ था। आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू नो दिस पर्टिकुलर स्टोरी, बट आज से 23 वर्ष पहले, गैंगस्टर मूवी आने के पहले, आज से 23 वर्ष पहले जुबीन गर्ग अपनी बहन के साथ, जो खुद एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, उनके साथ एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। दे बोथ वर सपोज टू परफॉर्म एट एन इवेंट। और उस लोकेशन पे पहुंचने के कुछ दूर पहले ही जुबीन गर्ग उस गाड़ी से निकल के जिसमें इनकी बहन बैठी हुई थी, एक दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। देयर वाज सम रीजनिंग बिहाइंड इट। गाड़ियां आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने के पश्चात जिस गाड़ी में जुबीन गर्ग की बहन बैठी हुई थी, उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है और जुबीन गर्ग की बहन की ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर जुबीन गर्ग उस गाड़ी के अंदर बैठे होते तो वो भी उस समय शायद वहीं पे उनकी मौत हो जाती। जुबीन गर्ग ने मौत को चकमा 23 वर्ष पहले दिया था, बट 23 वर्ष बाद मौत ने आखिरकार अपना शिकंजा इनके ऊपर कस लिया और इनको इस दुनिया को अलविदा कहने पे मजबूर कर दिया। अगर जुबीन गर्ग उस समय उस गाड़ी को नहीं बदलते, शायद ये 23 वर्ष जो आपको मिले, जो पूरे भारतवर्ष को मिले, असम को मिले, हर उस दिल को मिले जो कि इनके गानों से मोहब्बत करता है, वो शायद ये 23 वर्ष जो है उनको नहीं मिलते। जुबीन गर्ग की अकस्मात मृत्यु के बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बात करते हैं। सिंगापुर में एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हो रहा था, जिसका ये चौथा वर्ष था मेरे ख्याल में। 3 दिन का इवेंट था, 19, 20 और 21। जुबीन गर्ग को 20 तारीख को परफॉर्म करना था। यहाँ पे ये गाना गाने के लिए गए थे, और भी कई सिंगर्स थे, अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग परफॉर्मेंसेस। जुबीन गर्ग 20 तारीख को परफॉर्म करने वाले थे। अब 20 तारीख को परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन उसके पहले सिंगापुर में फ्री थे, तो ये डिसाइड करते हैं अपने दोस्तों के साथ सिंगापुर भ्रमण के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए निकलते हैं। और इसी घूमने वाले कार्यक्रम के बीच में इनका प्रोग्राम बनता है स्कूबा डाइव करने का। तो ये अपने दोस्तों के साथ और 18 और लोगों के साथ, 18 लोग थे उस बोट के ऊपर, ये स्कूबा डाइव करने के लिए पहुंचते हैं। आपको लग रहा होगा कि स्कूबा डाइविंग तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत हार्मलेस चीज़ है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ हार्मलेस चीज़, बट फॉर सम रीज़न यू गेट स्कैर्ड। मैंने भी स्कूबा डाइविंग अपनी ज़िंदगी में ट्राई करी हुई है, एंड फॉर सम रीज़न आई वाज स्कैर्ड, मैं भी नहीं कर पाया था। आपको ये भी बता दूं कि स्कूबा डाइविंग करने के लिए आपको एक स्पेशल पोशाक पहनाई जाती है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह दिया जाता है, आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है आधे पौने घंटे, आपको डेमोस कराए जाते हैं छोटे छोटे अंदर डुबकियाँ लगा के। उसके बाद आपको इवेंचुअली अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे आप जल के भीतर का जो जीवन है उसका एक्सपीरियंस कर सकें। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिनके नाम भी मुझे नहीं पता है। उस शब्दावली से बिल्कुल ही कंगाल हूँ मैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं करूँगा मैं। जुबीन गर्ग के 2 वीडियो सामने आए। एक ऐसा वीडियो जहां पे इनको दोस्तों के द्वारा पुश किया जा रहा था, पानी में कूदो, पानी में कूदो, पानी में कूदो। वो हिचक रहे थे, और कोई भी इंसान पानी में कूदने से हिचक सकता है, एक नॉर्मल डर होता है पानी में कूदने का। पर इनके दोस्तों के द्वारा, यानी कि शेखर गोस्वामी जो इनके मित्र भी थे, उनके द्वारा बार बार इन्हें कहा जा रहा था पानी में कूदो, पानी में कूदो। और आपको एक आवाज़ उन वीडियोज़ में ऐसी भी नजर आई होगी, सुनाई दी होगी, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि स्विमिंग भी तो तुमने ही सिखाई है, ऐसा कुछ इन्होंने कमेंट किया था। दूसरा जो वीडियो आपने देखा, वहां पे ये बेहोश दिखाई दिए, जहां पे लोग घबराए हुए हैं, पानी में उतरने के बाद बेहोश हो चुके हैं, और किस तरह से उसके बाद जो सिलसिले शुरू हुए, आप लोगों ने दूसरे वीडियोस फॉलो किए होंगे, बट मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके सामने यहाँ पे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ मैं, कि अगर जुबीन गर्ग स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए थे, तो पानी में उनको बिना किसी
स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट के क्यों उतारा जा रहा था, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड इट। क्या वो स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए थे या फिर वहाँ पे रैंडमली प्रोग्राम बन गया था स्विमिंग करने का, या फिर क्या मकसद था, किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। और हमें ये बताया जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग। पहला तो ये। दूसरा ये, जो वीडियो दूसरा सामने आया उसमें जुबीन गर्ग ने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी, पहले वाली में पहन रखी है, लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। पर कोई भी इंसान सिर्फ असहज महसूस कर रहा है, उससे ग्रसित होकर अपनी लाइफ जैकेट को नहीं उतारेगा जो जैकेट बनी हुई है उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच में असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग की मौत जो है स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं हुई, वो बिना किसी खास कपड़ों के, जो मैंने आपको बताया कॉस्ट्यूम के, उन कपड़ों के तैराकी के लिए उतरे थे बिना उनको पहने हुए। और सिंगापुर से जो फर्स्ट पोस्टमार्टम की ऑटोप्सी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि इनकी मौत जो है वो ड्राउनिंग की वजह से हुई, यानी कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था ड्राउनिंग का। ये वो क्षण है जहां पे आप मुझसे शायद नफरत करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि while this report came out and in between the time frame, जुबीन गर्ग की बीवी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि जुबीन गर्ग की मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जब तक डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन नहीं दे दिया था, किसी के द्वारा ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक के वजह से हुई है। जैसे कि मैंने बताया, सिंगापुर अथॉरिटीज़ ने पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट जो है उसको जब एस्टैब्लिश किया, उसको जब रिलीज किया, उसमें ड्राउनिंग वाज द रीजन दैट वाज गिवन। हार्ट अटैक के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई थी। तो परिवार के द्वारा हार्ट अटैक क्यों कहा गया, स्पेसिफिकली वाइफ के द्वारा हार्ट अटैक क्यों कहा गया, ये एक संदेहास्पद स्टेटमेंट लगता है। आप उस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यहाँ पे जब ये याक पे सारा का सारा ड्रामा हुआ तो इनके जो मैनेजर थे सिद्धार्थ शर्मा, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ऐसा दिखाया गया कि इनको जब पानी से निकाला गया तो इनको सीपीआर देने की कोशिश करी गई और उसके बाद इनको अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ पे ये सारा का सारा ड्राउनिंग वाला किस्सा जो है आपके सामने सरकारी स्टेटमेंट्स के द्वारा प्रस्तुत हुआ। लेकिन असम के जो लोग हैं, जो जुबीन गर्ग के फैंस हैं, उनका ये मानना था कि जुबीन गर्ग को झूठे बहाने से सिंगापुर में परफॉर्मेंस दिलवाने के बहाने से वहां पे उनको लेके जाया गया और ज़बरदस्ती उन्हें पानी में उतारा गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। इनका ये कहना था कि लोग फोर्स करते हैं अपने दोस्तों को पानी में उतरने के लिए, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से जुबीन गर्ग को फोर्स किया गया, बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतार दिया गया। स्कूबा डाइविंग का नाम सामने आया जबकि वो पोशाक पहनी हुई नहीं थी। और इसी वजह से असम के अंदर अलग अलग जगह पे लोगों के द्वारा एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करी गई। और यही वो कारण है कि इस वीडियो के बनाने तक 55 से ज़्यादा एफआईआर जो हैं, 54 टू बी स्पेसिफिक, 54 एफआईआर जो हैं अलग अलग असम के अलग अलग एरिया में, लोकेशंस में वो रजिस्टर करा दी गई थी। और उनकी डिमांड सिर्फ एक थी कि ये जो मौत है ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और इसकी पूरी तरीके से डिटेल तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। अब इतनी बड़ी तादाद में जब थानों के अंदर एफआईआर की जाने लगी तो ऑब्वियसली वहाँ के डीआईजी घबरा गए और उन्होंने ये लोगों को कहा कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस और हर इन्वेस्टिगेशन अलग डायरेक्शन में जा सकती है। एक यूनिटी बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एक एस्टैब्लिश्ड सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे एफआईआर को कंबाइन करने की कोशिश करी जाती है और ये डिसीजन लिया जाता है इवेंचुअली कि इस केस को सीआईडी को सौंप दिया जाए। यानी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन इस समय सीआईडी कर रही है बिकॉज ऑफ दीज 54 एफआईआर जो कि लोगों के द्वारा फाइल करी गई। लोगों के द्वारा सबसे गहरा शक जो जाहिर किया गया है वो जाहिर किया गया है जो मैनेजर है सिद्धार्थ गोस्वामी, उनके ऊपर। और यहीं पे फिर से एक बारी जुबीन गर्ग की वाइफ जो है वो पिक्चर में आ जाती है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि सिद्धार्थ गोस्वामी को किसी भी तरीके से हम अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने देंगे, ये वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। पर वाइफ ने ये कहा कि सिद्धार्थ गोस्वामी बचपन से जुबीन के साथ रहे हैं, मुझे उन पर पूरा यकीन है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें अंतिम संस्कार में आने दें। पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट के आने के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई थी कि ड्राउनिंग की वजह से मौत हुई है, फिर भी वाइफ के द्वारा हार्ट अटैक का स्टेटमेंट दिया गया और एक ऐसे इंसान के ऊपर सपोर्ट दिखाया गया जिसके अगेंस्ट में पूरा असम की जनता खड़ी है। आखिर सिद्धार्थ गोस्वामी का उसकी ऐसी क्या पकड़ है फैमिली के ऊपर? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जहां पे संदीप सिंह के बारे में पूरी दुनिया कह रही थी कि ही इज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग रॉन्ग टू डू विथ एसएसआर केस, पर बहनें जो हैं संदीप सिंह के कंधे के ऊपर सर टिका के बैठी हुई थी, आज भी बैठी हुई हैं। और यही वो संदीप सिंह है जो अंकिता लोखंडे के साथ मिलके इसने क्या क्या कांड किए और यही वो संदीप सिंह है जिसको
बाहरी मुल्क के अंदर चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर इसके ऊपर एलिगेशन भी लगे थे। बट देन अगेन मैं डिविएट हो रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहता था कि किस तरीके से लोगों के इमोशंस को दरकिनार करके ये रिक्वेस्ट करी गई कि आप यानी कि जनता सिद्धार्थ गोस्वामी को जुबिन करके इस अंतिम संस्कार में आने दीजिए। इन सब चीज़ों के बीच में मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे जुबिन गर्ग के बारे में कि आखिरकार जुबिन गर्ग है कौन? हाउ इज दिस गाय सो फेमस? हाउ इज दिस गाय सो बिग? ऐसा कौन सा बैकग्राउंड है इसका? ऐसी कौन सी कशिश है इनके अंदर? तो मैं आपको आपके साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने जुबिन गर्ग के बारे में हासिल करी। जुबिन गर्ग पैदा हुए थे जुबिन बोरठाकुर के नाम से अप्रैल 18, 1972 तुरा, मेघालय में। एक ऐसी फैमिली जो आर्ट में कंप्लीटली तल्लीन, पूरी तरीके से समर्पित। मेलोडी, संगीत, ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में शुरू से उसका इन्फ्लुएंस इनकी ज़िंदगी के अंदर रहा है। इनकी जो माता जी थी लेट एली बोरठाकुर, एक रिनाउंड सत्रिया डांसर, एक्ट्रेस और सिंगर, जबकि इनकी जो पिताजी मोहिनी मोहन बोरठाकुर हैं, वो एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं, एक लिरिसिस्ट हैं, एक पोएट हैं, जो अपने पेन नेम कपिल ठाकुर के नाम से आपके सामने अपनी संरचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जुबिन बोरठाकुर ने उस समय 3 वर्ष की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। और इनकी पहली जो गुरु थी वो थी इनकी माता जी, इनकी खुद की मदर। इनको बचपन में कई लोगों के द्वारा देखा गया कि ये तबला वगैरह वहाँ पे बैठ के बजाते थे और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मोर देन 12-15 इंस्ट्रूमेंट्स विच यू कुड प्ले, और ये प्ले करते हुए थे जब ये लाइव परफॉर्मेंस लोगों के सामने दिया करते थे। जुबिन बोरठाकुर ने अपना बचपन जो है जोरहाट में बताया, जहाँ पे इन्होंने बिहू में, फोक म्यूजिक में और दूसरे क्लासिकल स्ट्रेन्स ऑफ सत्रिया म्यूजिक, और उनको ब्लेंड किया अपने टैलेंट के साथ, मेलोडी के साथ। और एज अ टीनएजर ही वॉज ऑलरेडी अ सेंसेशन। वो अपने असम में, गुवाहाटी में, आसपास के एरियाज़ में इवेंट्स हो, कॉलेज फंक्शंस हो, यूनिवर्सिटी का फंक्शन हो, कोई दूसरा इवेंट हो, कोई कमर्शियल इवेंट हो, वहाँ पे ये गाना गाना शुरू कर चुके थे। और लोगों को अपना दीवाना बनाना इन्होंने बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली आपको पता है कि आर्टिस्ट लोगों को पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। इन्होंने भी बरुआ कॉलेज में गुवाहाटी के अंदर बीएससी में एडमिशन लिया, पर पढ़ाई पूरी करने के पहले कॉलेज वाले छोड़ दिया, क्योंकि ये अपना समय समर्पित करना चाहते थे पूरी तरीके से म्यूज़िक को। म्यूज़िक वॉज हिज पैशन एंड दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू परसू। 1992 में यानी कि 1992 में इनकी सबसे पहली एल्बम आई थी जिसका नाम था अनामिका। आते ही एक इंस्टेंट हिट। और यही वो टाइम था जब इन्होंने अपने जो बर्थ नेम था इनका, जुबिन बोरठाकुर को इन्होंने ड्रॉप किया और इन्होंने अपना गोत्र नाम जो कि गर्ग है उसको अडॉप्ट किया। ये एक अटेम्प्ट था अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाने का। एक गोत्र का नाम लिया, उससे लोगों ने इनके बारे में बात करनी शुरू करी। बाल लंबे हुआ करते थे, लड़कियां इनके ऊपर फिदा रहती थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक प्रोसेस था जो इनको एक सुपरस्टार बनाने वाला था। और मेरे ख्याल में शायद जुबिन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि लोगों के द्वारा इनको इतना प्यार दिया जाएगा। रेगुलर इंटरवल्स में इनके एल्बम्स जो है आने लगे। इनके प्रोडक्शंस हुआ करता था उस समय पे, जो इनके इनिशियल एल्बम्स जितने भी थे सारे के सारे उनके ही द्वारा रिलीज किए गए। पहले कैसेट्स के रूप में आते थे, फिर सीडीज आनी शुरू हुई, और उसके बाद फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हैं वो शुरू हो गई। अगर मैं इनके कुछ महत्वपूर्ण और पॉपुलर सोलो एल्बम्स के बारे में बात करूँ तो 1994 में माया, 95 में आशा, जुबिनोर गान 1995 में, रोंक 1996 में, 97 में मुक्ति, 98 में सोबदो, 99 में पाखी, शिशु आई 2002 में, जंत्र आई 2004 में, मुखा आई 2006 में, रुमाल 2008 में, बाही 2011, रॉक 2012। ऐसे कई नाम है जो आपको गिना सकता हूँ। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि अगर जुबिन गर्ग का गाना है तो सुपरहिट है। और यही वो कारण है कि इनको कई ऐसे एल्बम्स में भी एक गाना गाने के लिए लिया जाता था, जहाँ पे 6 गाने, 7 गाने, 8 गाने हुआ करते थे एक कैसेट में, पर एक गाना इनके नाम से इनके द्वारा गवाया जाता था। और उस पूरी की पूरी कैसेट को, पूरे एल्बम को जुबिन गर्ग के एल्बम बोल के मार्केट में प्रेजेंट कर दिया जाता था, वैसे प्रमोशन किया जाता था। और इंस्टेंट वो एल्बम जो है हिट साबित हो जाते थे कि जुबिन गर्ग का गाना है, जुबिन गर्ग का गाना है। सिर्फ जुबिन गर्ग के एक गाने की वजह से लोग कैसेट्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। और उस समय पे कैसेट्स कोई सस्ती नहीं आती थी। उस समय के ज़माने में वो अमाउंट जो है 30, 40, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 120 रुपए का, वो कैसेट्स जो आती थी वो महंगी होती थी और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाया करती थी, क्योंकि वो टेप्स जो है फंस जाया करते थे रिकॉर्डर्स के अंदर, कैसेट प्लेयर्स के अंदर। और यही वो कारण है कि लोगों को दोबारा खरीदनी पड़ती थी कैसेट्स। ये कैसेट्स के साथ प्रॉब्लम था, पर लोगों को पैसा मिल रहा था। जुबिन गर्ग के गाने पे लोगों के एल्बम्स बिक रही थी और लोग उसमें खुश थे।
इनका एक बहुत फेमस गाना था मायाविनी, और है मायाविनी रातें शोर, जो असम की अनपैरेलल्ड ब्यूटी के बारे में बात करता है, उसकी खूबसूरती, उसकी मोहब्बत, उसके इश्क के बारे में बात करता है, जो एक अनटच्ड लव है उसके बारे में बात करता है। और ये वो गाना है जिसने लोगों की आत्माओं को झकझोर के रख दिया था। इस गाने के बारे में जुबिन गर्ग ने ये कहा था कि जब मेरी मौत होगी तो आप लोग यही गाना गाना। समय का फेरा देखिए, जब इनकी मौत हुई तो लोगों ने इस गाने को गाया। असम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने उस गाने को गाया। ये विदाई थी जुबिन गर्ग को, ये एक श्रद्धांजलि थी जुबिन गर्ग को। और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि जहाँ पे उन्होंने जो उम्मीद करी हो कि मेरी मौत के बाद ऐसा हो, वैसा उनके लिए किया गया। ये एक सेलिब्रिटी को गुड बाय नहीं था, ये एक आइकन को, एक एक्टिविस्ट को, ये एक, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा, ये एक बड़े भाई को गुड बाय था। एक ऐसा हार्ट रेंचिंग मोमेंट जो आपको असम के हर उस इंसान की आंखों में दिख जाएगा अगर आपने कोई भी एक वीडियो यूट्यूब पे देखा हो। ये प्यार था, और कोई शब्द नहीं है इस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। प्योरली लव, दैट इज ऑल अबाउट इट। जुबिन गर्ग सिर्फ दूसरों के लिए गाना नहीं गाते थे, जुबिन गर्ग खुद के भी गाने लिखते थे, और 5000 से ज़्यादा गाने तो इन्होंने सिर्फ असमीज लैंग्वेज में गाए हुए हैं। अब चूंकि मैंने आपके सामने लैंग्वेज की बात कर ही ली है, और मैंने आपको कहा था कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने गाना गाया उसके बारे में बताऊंगा। 38,000 से ज़्यादा गाने। कौन कौन सी लैंग्वेजेस? हिंदी, बिष्णुपुरिया मणिपुरी, आदि, बोरो, दिमासा, अंग्रेजी, गोलपड़िया, कन्नड़ा, करबी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, नेपाली, भोजपुरी, ओडिया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड तिवा। ये सारे के सारे besides Assamese. How many of you can say this about people from Bollywood? जो ये सोच रहा था कि वो जुबिन गर्ग को उनकी ज़रूरत है, उनको जुबिन गर्ग की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को भी इस इंसान ने गलत साबित किया। 1990s के मध्य की बात है, जब जुबिन गर्ग मुंबई शिफ्ट हुए थे वहाँ पे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। बॉलीवुड में इनकी शुरुआत जो है थोड़ी स्लो रही थी। लोग इनको सिर्फ वो गाने दिया करते थे जिसमें हाई पिच की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे दूसरे सिंगर उस पिच तक पहुँच नहीं पाते थे। तो इनका टैलेंट इनके लिए एक सेटबैक बना हुआ था कि हाई पिच गानों के अलावा कोई इनको कुछ भी काम देने के लिए तैयार नहीं रहता था। पर धीरे धीरे वो इस चीज़ से उकता गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ ऐसे गाने नहीं गाएंगे। या अली भी उसी टाइम के आसपास का गाना है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, और इन्होंने फिर डिसीजन लिया मुंबई को छोड़ने का, और ये वापस से असम शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुंबई में रहना इन्हें पसंद नहीं था। और मुंबई में जिस तरीके से इनके टैलेंट को वो मौका नहीं दिया जा रहा था जो इन्हें मिलना चाहिए था, बनस्पत दूसरे सिंगर्स के जो डिजर्व नहीं करते थे, बट बिकॉज नेपोटिज्म, दोस्ती यारी के चक्कर में उनको काम मिलता था, वो वहाँ पे खुश थे। तो ये मुंबई छोड़ के वापस से असम आ जाते हैं। जुबिन गर्ग सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं थे। हर लड़का, हर नई लड़की जो है वो जुबिन गर्ग जैसा बनना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू बी एन एंटरटेनर, अ परफॉर्मर लाइक हिम। जुबिन गर्ग ने जब गाना गाना शुरू किया, उस टाइम असम के गानों की भी एक पहचान थी कि वो दूसरे म्यूजिक से, दूसरे गानों से इंस्पायर होकर बस म्यूजिक बनाते हैं और इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि बॉलीवुड में आप अक्सर देखते हो। जुबिन गर्ग ने इस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करी। इन्होंने असम के लोकल संगीत के अंदर, लोकल गानों के अंदर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, एक नई पहचान देने की कोशिश करी, और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। जुबिन गर्ग एक ऐसा नाम था जिसके नाम पे, जैसे मैंने आपको बताया, कैसेट्स जो हैं धड़ल्ले से बिकते थे, और ऐसे अनपैरेलल्ड नंबर्स सामने आ रहे थे जो इंडस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं देखे थे। मूवी के मेलोडीज हो, रोमांटिक बैलाड्स हो, लोकल संगीत हो, ट्रैवल म्यूजिक हो, कुछ भी हो, जुबिन गर्ग सब कुछ किया करते थे। और वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, फिर से री एम्फसाइज करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जुबिन गर्ग सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं थे, बड़े भाई की तरह थे।
कॉन्सर्ट्स में कई बार ये होता था जब लोग इनसे डिमांड करते थे कि ये वाला गाना गा दो, और ये मना कर देते थे झड़कते हुए कि मेरा गाना ये गाने का मन नहीं है अभी। लोग उसे भी प्यार समझते थे। चाय की टपरी पे लोगों के साथ चाय पीना, लोगों के साथ ठेकों पर बैठ के शराब पीना, लोगों से दिल खोल के बात करना, और लोगों को कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होने देना कि उनके साथ कोई एक सेलिब्रिटी बैठा है, ये ज़ुबीन गर्ग था। हालाँकि कई लोगों के द्वारा इनके कैजुअल अप्रोच को कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया गया। कई बार लोगों ने ये भी कहा स्टेज पे शराब पी के आ जाते हैं, नशे में धुत रहते हैं, जो कि कई बार इंसिडेंट्स हुए। The only reason I'm mentioning this alcohol wala part is because it connects us back to the starting of the video. ज़ुबीन गर्ग की तबीयत कई बारी ख़राब रह चुकी है। ज़ुबीन गर्ग कई बारी हॉस्पिटलाइज़ हो चुके हैं, उनको सीजर्स वगैरह आते थे, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। और यही वो कारण है कि इनको क्यों पानी के अंदर इस तरह ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था, जब ये कॉन्फिडेंट नहीं थे, जब ये हिचक रहे थे। क्यों लोगों के द्वारा जब ये रियलाइज़ किया गया कि वो पानी में मुसीबत में है, क्यों उनको जल्दी बाहर नहीं निकाला गया? क्या सीपीआर देने में देरी हुई? क्या सीपीआर दिया भी गया? क्या इनको पानी से तब तक नहीं निकाला गया जब तक इनकी पानी में मौत नहीं हो गई थी? ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों ने खड़े किए हैं, जो कि वैलिड भी हैं। ज़ुबीन गर्ग एक फियर्स, इंडिपेंडेंट और बेखौफ इंसान थे। कई बार उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं शराब वराब छोड़ दूंगा, पर उस प्रॉमिस को कभी डिलीवर नहीं किया था। लेकिन एक वायरल वीडियो है जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जहाँ पे अपने दोस्त को कह रहे हैं कि जब तुम मरोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं मरूंगा तो पूरा का पूरा असम रहेगा, और पूरे असम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये हुआ। ज़ुबीन गर्ग ने जो कहा था वो हुआ। ज़ुबीन गर्ग सिर्फ गाना वाना नहीं गाते थे, फिलैंथ्रोपी में भी रहते थे, पर एक जगह कंट्रोवर्सी में ये भी फंसे। हालांकि इनको हमेशा से बताया गया हेमंत विश्व शर्मा के काफ़ी क्लोज रह चुके हैं, दूसरे बीजेपी के लोकल नेताओं के क्लोज रह चुके हैं, पर सीएए के टाइम पे इन्होंने सीएए का प्रोटेस्ट किया था। उन प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे ये, जो कि मेरे ख्याल में गलत था। हो सकता है वैसमीज यहाँ पे मुझे इस चीज़ के लिए गाली दें, बट सीएए का कोई लेना देना नहीं था हिंदुस्तान के मुसलमानों से, और जो भी उसके अगेंस्ट में था वो उस समय एक्चुअली बिना किसी नॉलेज के प्रोटेस्ट कर रहा था। दैट इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज, एंड आई नो इन दिस केस आई एम राइट। पर अगर मेरे इस छोटे से अग्री टू डिसएग्री मोमेंट पे आप मुझे फिर से गाली देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। बट ज़ुबीन गर्ग ने सीएए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करके गलत किया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट एनीवेज वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है यहाँ पे। ज़ुबीन गर्ग ने कई लोगों की मदद भी करी है, और कई ऐसे लोगों की मदद करी है जो कि कभी ये खुद भी नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने उसके बारे में बात करी जाए। ये वो इंसान था जो एक हाथ से देता था और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था कि दाएं हाथ ने क्या कर दिया। असम सरकार ने सिंगापुर अथॉरिटी से एक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, एक सेकंड ऑटोप्सी की डिमांड करी है। अभी तक जो मैं मीडिया में देख पाया, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई है। इनकेस आ गई है तो आप कमेंट करके उसका अपडेट दे देना मुझे। उसमें क्या बताया जाएगा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप क्रक्स की बात करें, एक ऐसा इंसान जो हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था, उसको ज़बरदस्ती पानी में धक्का दिया जाता है, सीपीआर में डिले किया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाने में लेट किया जाता है, और उसकी पत्नी के द्वारा उस इंसान को सपोर्ट किया जाता है, सिद्धार्थ गोस्वामी को, जिसके अगेंस्ट में पूरा असम खड़ा है। आपको ये भी बता दूं कि संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी की टीम को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि ये भी वहाँ पर गए हुए थे। इनके जो मैनेजर है उनके घर पे भी छापा मारा गया है, वो मेरे ख्याल में भागे हुए हैं, उन पकड़ में नहीं आए। अगर पकड़ में आ गए, लेटेस्ट अपडेट आपके पास है तो कमेंट करके उसके बारे में भी बता देना। बट दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस राइट नाउ, जो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जिन लोगों के घर चलाए जा रहे थे इस इंसान के द्वारा, आखिरकार उन लोगों के मन में ऐसा क्या आया होगा कि उन्होंने इसको मारने की कोशिश करी होगी। इस मौत को मैं आउटराइटली ये नहीं कह रहा कि मर्डर किया गया है, पर यह ज़रूर है कि ये डेथ डाउट के घेरे में आती है। सीआईडी की एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सिंगापुर से जो सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में विस्तार पूर्वक लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एंड आई होप कि जिन लोगों का भी हाथ रहा हो इनकी मौत में या इनका कत्ल करने में, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं तो कहता हूँ अगर कोई मर्डरर साबित हो जाता है, असम की पब्लिक को सौंप दो, वो अपने आप ठीक कर देगी, अपने आप जस्टिस जो है वो डिलीवर कर देगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। एनीवेज, दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आपके विचार क्या हैं ज़ुबीन गर्ग के बारे में, इस सारे कांड के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स है, वो भी देखना। चैनल का मेंबर बन के आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। कौन सा वो फेवरेट सॉन्ग है ज़ुबीन गर्ग का जो आपके दिमाग में आता है जब आप उनका नाम सुनते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करते हो तो हाइप का एक ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर करना वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
आज समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।